नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत हम बात कर चुके थे हिंदी साहित्य इतिहासकारों के अंतर्गत गारसाद तासी की और ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। गारसाद तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर को आपने अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया होगा। साथ साथ में अपने हस्तलिखित नोट्स भी तैयार करते जाइए। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाता हूं वैसे वैसे आप अपने हस्तलिखित नोट्स तैयार करते जाइए, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की हिंदी साहित्य इतिहास का सामान्य परिचय चल रहा है, बेसिक सामान्य परिचय है। पहले परिचय और परंपराओं तथा लेखन की शुरुआत के बारे में हम जानते हैं, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। ये तीसरे इतिहासकार हम पढ़ रहे हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तो हेडिंग रहेगी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की यदि हम बात करें तो एक विद्वान है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार माना है। एक प्रश्न यहां से शुरुआती यह भी बनता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को हिंदी का सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार मानने वाला विद्वान कौन है? तो वो है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम इतिहासकार माना है, ठीक है। तो पहला कथन आपके पास आज का यह है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार माना है, ठीक है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार हिंदी के सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार, हिंदी के सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन माने जाते हैं। इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, ध्यान रहे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही माने जाते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही माने जाते हैं, ठीक। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। देखिएगा, फिर बात आती है इनकी रचना। तो इनकी रचना की यदि नाम की बात करोगे तो इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या नाम है रचना का? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर भी कहा जाता है इस रचना को। प्रश्न यह भी हो सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किस रचना को कहा जाता है? तो याद रहे,
द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कहा जाता है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में यदि एक बात और करें तो ये उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकार है। उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकार है। तो प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकारों की श्रेणी में है तो कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इनकी रचना का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1888 ईस्वी में। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए रचना का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो रचना का प्रकाशन हुआ था द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। कहाँ से हुआ था? द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इस रचना का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। ठीक, तो हेडिंग लगाइए रचना का नाम, यानी इनकी रचना है वो क्या है? तो दोस्तों ध्यान रहे, रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या लिखोगे? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक। और एक बात और ध्यान रखना, उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकार, क्या याद रखोगे? उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकार। उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकार। उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकार। ठीक, रचना का नाम जरूर याद रहे, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इनकी क्या है? रचना है। और यदि रचना के प्रकाशन वर्ष की बात करोगे, रचना का प्रकाशन वर्ष मैंने बताया था ये शुरुआत में, प्रकाशन वर्ष, तो रचना का प्रकाशन वर्ष है कब का? 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी। और यदि बात करोगे कि प्रकाशन, तो इस रचना का प्रकाशन कहां से हुआ? प्रकाशन, ठीक, प्रकाशन के संबंध में लिखोगे द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या लिखोगे? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ क्या? बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बेसिकली जानकारी इतनी याद रहे कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार हिंदी के सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार यदि माने जाते हैं तो वो किसको माने जाते हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को माने जाते हैं। और उत्तर भारत के आधुनिक भाषाई इतिहासकार हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान रचना का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। और प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इस रचना का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये विशेष तथ्यों की बातें हैं, थोड़ी सी जनरली है, वैसे कोई कठिन बातें नहीं है।
तो इन बातों में से एक तो आपको रचना का नाम याद रहे, एक किशोरीलाल गुप्त का नाम यहाँ से याद रखना, और प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन कहाँ से हुआ था ये बात भी आपके ध्यान में रहे। प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है और प्रकाशन कहाँ से हुआ तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा नोट 1888, एक बात ये ध्यान रखिए, नोट 1888 ईस्वी में इस रचना का प्रकाशन कहाँ, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका एक वास्तविक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन होता है 1 वर्ष बाद, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब होता है, 1889 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1889 ईस्वी में होता है। तो एक बात ये भी नोट लगा करके आप लिख लें, नोट 1888 ईस्वी में यह रचना, नोट 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में यह रचना, 1888 ईस्वी में यह रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित, पत्रिका के द्वारा प्रकाशित पत्रिका के रूप में या पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई, पत्रिका के विशेषांक के रूप में, किसके रूप में, पत्रिका के विशेषांक के रूप में, पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई, नीचे एक बात लिखोगे, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जनरल सी बात है, याद रख लेना क्या कि 1888 ईस्वी में यह रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषांक के रूप में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन होता है 1 वर्ष बाद, यानी कब, 1889 ईस्वी में। कब होता है, 1889 ईस्वी में होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं उक्त पुस्तक की प्रमुख विशेषताओं की। तो विशेषताओं में एक बात तो सबसे पहले ये याद रहे
यह पुस्तक आपकी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान रचना है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो एक बात तो ये याद रहे कि यह मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। और 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, किसने? 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास नाम से इसका क्या किया था? हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। और लगभग 1000 कवियों का इस रचना के अंतर्गत हमारे को विवरण मिलता है। और मूल बात इसमें यह है रचना में कि इसमें इस पुस्तक में केवल हिंदी के कवियों को ही क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब देखो आगे जाकर के जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस पुस्तक के अंतर्गत संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास कर्म को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। संपूर्ण हिंदी साहित्य विकास कर्म को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, जिसमें एक तो उन्होंने चारण काव्य दिया था, एक धर्माश्रित काव्य दिया था, एक प्रेमाश्रित काव्य दिया था, और एक उन्होंने नाम दिया था राज्याश्रित काव्य। यानी चारण काव्य दे दिया, धार्मिक काव्य दे दिया, प्रेम काव्य दे दिया और दरबारी काव्य दे दिया। ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के विकास कर्म को कितनी श्रेणी में बांटा गया? तो 4 श्रेणी में बांटा गया, जिसमें पहला तो था क्या? चारण काव्य। दूसरा इन्होंने जो भाग बनाया या दूसरा अंश बनाया वो बनाया धार्मिक काव्यों का। और तीसरा इन्होंने बनाया वो बनाया किसका? प्रेम काव्य का। और चौथा इन्होंने बनाया वो बनाया कौन सा? दरबारी काव्य। जो राजाओं के दरबार में लिखे जाने वाले काव्य थे उनके संदर्भ में। ठीक है। तो चलिए प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रमुख विशेषताएं। मतलब एक सीरियल से चलो, प्रमुख विशेषताएं। इस रचना की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या बातें आती है? ठीक है। प्रमुख विशेषताओं में पहली जो इसकी विशेषता है तो वो तो लिखोगे कि यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। क्या कहोगे? यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा, यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ठीक। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। दूसरी विशेषता हाल ही में मैंने अभी आपको बताई है कि 1957 ईस्वी में, कब की बात कर रहा हूं? नंबर 2, 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। क्या? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी भाषा में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। तो 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था।
अनुवाद किया था। तीसरी प्रमुख विशेषता की यदि बात करोगे तो तीसरी प्रमुख विशेषता है कि इस पुस्तक में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया गया है या हिंदी कवियों का ही विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तीसरी, इस पुस्तक में केवल हिंदी के कवियों का ही विवेचन किया गया है। ठीक है, हिंदी के कवियों का ही विवेचन किया गया है और इस पुस्तक में संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस पुस्तक में नंबर 4, इस पुस्तक में संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक, संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 आपके पास है, वो है कौन सा? चारण काव्य। चारणों का उल्लेख है इसमें, चारण काव्य है। ठीक है, और दूसरा है वो है धर्माश्रित काव्य। धर्माश्रित काव्य यानी कह सकते हो आप धार्मिक काव्य। धार्मिक काव्य। और नंबर 3 पर यदि आप बात करोगे तो वह है प्रेमाश्रित काव्य, यानी क्या कह सकते हो, प्रेम काव्य। और नंबर 4 पर बात करोगे तो वह है राज्याश्रित काव्य। राज्याश्रित काव्य यानी कौन सा काव्य? दरबारी काव्य। दरबारी काव्य। ठीक, देखिएगा प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता आपने देखी है, वो ये है कि यह पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रहे किस भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। नंबर 2 विशेषता के अंतर्गत आपने बात की है कि 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने क्या काव्य? 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने क्या? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये बहुत शानदार है, ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। तीसरी आपने ये बताई है कि इस पुस्तक में केवल हिंदी कवियों का ही क्या किया गया है? विवेचन किया गया है। और नंबर 4 पर आप एक बात कह रहे हैं कि इस पुस्तक में संपूर्ण हिंदी साहित्य विकास क्रम को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 है चारण काव्य यानी चारण काव्य, दूसरा है धर्माश्रित काव्य यानी धार्मिक काव्य, और तीसरा है प्रेमाश्रित काव्य यानी प्रेम काव्य, और चौथा है राज्याश्रित काव्य यानी क्या कह सकते हो आप? दरबारी काव्य।
अब देखो इनके काल विभाजन की बात आती है। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य इतिहास की यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को कुल 12 खंडों में विभाजित किया था। कुल 12 खंडों में विभाजित किया था, जिसमें इन्होंने विभाजन दिया था। नंबर 1 दिया था इन्होंने चारण काव्य। कौन सा दिया था? चारण काव्य। दूसरा इन्होंने दिया था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा इन्होंने विवेचन दिया, वो दिया जायसी की प्रेम कविताएं। क्या दिया? जायसी की क्या दी? प्रेम कविताएं। चौथा इन्होंने वर्गीकरण दिया, वो वर्गीकरण दे दिया था इन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण और ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। क्या नाम दिया? ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय दे दिया था। इसके बाद मुगल दरबार दिया, तुलसीदास जी के बारे में लिखा, फिर रीति काव्य लिखा और फिर तुलसीदास जी के अन्य परवर्ती कवि दे दिए। क्या दे दिए? तुलसीदास जी के अन्य परवर्ती कवि दे दिया। और इसके बाद में 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और एक लास्ट में दे दिया था विविध। तो इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को इन्होंने कितने खंडों में? 12 खंडों में विभाजित किया। ये वास्तविक रूप में इनका काल विभाजन न होकर के इनकी पुस्तक के अध्यायों का वर्गीकरण मात्र था, जिसे आगे जाकर के काल विभाजन की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। लेकिन याद रहे, हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। चलिए काल विभाजन की मैं बात बता देता हूं आपको। तो 5वां बिंदु आप लिखेंगे, वो लिखेंगे काल विभाजन। ठीक है, देखिएगा काल विभाजन। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। तो आप ये लिखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इन्होंने समस्त हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 12 खंडों में विभाजित किया है। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 12 खंडों में विभाजित किया है। निम्नानुसार 12 खंडों में
विभाजित किया है, 12 खंडों में विभाजित किया है। ठीक, देखिएगा 12 खंडों में विभाजित किया तो नंबर 1 पर यदि हम बात करें तो वह है चारणकाल। कौन सा है? नंबर 1 पर यदि बात करोगे तो वह है कौन सा? चारणकाल। नंबर 2 पर यदि बात करोगे तो वह है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। पंद्रहवीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, मुगल दरबार, तुलसीदास, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वां दिया था उन्होंने विविध, क्या दिया था? विविध दिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 12 खंडों में क्या कर दिया? विभाजित किया या 12 खंडों में विभक्त किया है। ठीक है, तो याद रहे 12 खंडों में विभक्त किया है तो चारणकाल दिया, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और क्या दे दिया? विविध दे दिया। इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को इन्होंने 12 खंडों में क्या किया था? विभाजित किया था या 12 खंडों में विभक्त किया था। ठीक है, कुछ एक की याद जरूर कर लेना, याद हो सकता है आसानी है, कोई कठिन नहीं है।
चार निकाल है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण है, जायसी की प्रेम कविता है, ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय है, मुगल दरबार है, तुलसीदास है, रीति काव्य है, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि है, 18वीं शताब्दी है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और क्या हो गया, विविध हो गया। इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को कितने खंडों में, 12 खंडों में विभाजित किया। लेकिन वास्तविक रूप में ये काल विभाजन न करके इनकी पुस्तकों के अध्यायों का वर्गीकरण मात्र था, और अत्यधिक लंबा वर्गीकरण होने के कारण या अत्यधिक लंबा काल विभाजन होने के कारण वर्तमान में इसे काल विभाजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, या रखा गया। चलिए भाई आगे बात कर सकते हो आप कि नोट यह है इनका वास्तविक काल विभाजन न होकर, नोट यह है इनका वास्तविक, यह इनका वास्तविक काल विभाजन, नोट यह इनका वास्तविक काल विभाजन न होकर इनकी पुस्तक के अध्यायों का वर्गीकरण मात्र है, एवं ठीक, एवं बहुत ज्यादा लंबा होने के कारण, यानी एवं अत्यधिक लंबा होने के कारण, एवं अत्यधिक लंबा होने के कारण, एवं अत्यधिक लंबा काल विभाजन, अत्यधिक लंबा काल विभाजन होने के कारण, एवं अत्यधिक लंबा काल विभाजन होने के कारण वर्तमान में मान्यता नहीं दी गई है, वर्तमान में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, वर्तमान में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, यदि अब विशेष तथ्यों की बात करें तो इनका महत्वपूर्ण वैसे योगदान रहा है। क्या क्या रहा है? हिंदी के लिए व भारत देश के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसके संबंध में? भाषा के संबंध में। किसके संबंध में? भाषा के संबंध में। तो आप ये कह सकते हैं इन्होंने भारत देश के लिए एवं हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण 3 कार्य किए थे। एक तो इन्होंने रचना लिख दी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक। और एक इन्होंने भारतीय भाषाओं का क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। और एक इन्होंने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन यानी तुलसीदास जी पर इन्होंने निबंधों की रचना की थी, है ना। तुलसीदास जी पर इन्होंने निबंधों की रचना की थी और तुलसीदास जी पर इन्होंने टोटल यानी कुल यदि बात करें तो तुलसीदास जी पर इन्होंने 12 निबंध लिखे थे, जिनका आगे जाकर के प्राच्य विद्या वी शारदा वियना के द्वारा क्या करवाया गया था? प्रकाशन करवाया गया था। ठीक है, विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो एक और ये बात भी कर लीजिए, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य, ठीक। विशेष तथ्यों में यहाँ पर एक बात लिखेंगे, इन्होंने भारत देश के लिए भारत देश के लिए वह
हिंदी भाषा के लिए भारत देश के लिए एवं हिंदी भाषा के लिए या हिंदी भाषा के विकास में हिंदी भाषा के विकास में निम्नलिखित कार्य किए। निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1 पुस्तक नंबर 1 पर क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर literature of नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कब? 1889 ईस्वी में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ था। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1888 ईस्वी में हो चुका था। और दूसरा इन्होंने किया भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 ईस्वी से लेकर 1909 ईस्वी तक किया था। ये 1902 से 1900 कहाँ तक? 1902 से लेकर 1909 ईस्वी तक। ठीक है। और तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसी का क्या? वैज्ञानिक अध्ययन। नंबर 3 पर बात करोगे तो वह है क्या? तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी तुलसीदास जी पर 12 निबंध लिखे। तुलसीदास जी के ऊपर इनके द्वारा तुलसीदास जी के ऊपर इनके द्वारा कुल 12 निबंध लिखे या इनके द्वारा लिखे गए। ठीक है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये हाँ, एक ये भी कह सकते हो, क्या बात कह सकते हो कि इनका सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण प्राच्य विद्या विशारदा वियना के द्वारा किया गया था। ठीक, जिनका सर्वप्रथम प्रकाशन प्राच्य विद्या विशारद वियना, प्राच्य विद्या विशारद वियना द्वारा किया गया था। ठीक है, और हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा द्वारा आविष्कृत भाषा कहकर के पुकारा है। नोट, हिंदी भाषा को
हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा से आविष्कृत भाषा कहकर पुकारा है। आविष्कृत भाषा कहकर पुकारा है। ठीक है, तो ये थे आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। चलिए एक एक बात को एक बार पुनः अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में हमने बात की है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ते के अनुसार हिंदी के सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार। तो याद रहे, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार किसे माना है? तो विद्वान किसे माना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को माना है। इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उत्तर भारत के आधुनिक भाषा इतिहासकार हैं ये। प्रकाशन वर्ष की बात करोगे तो कब है? 1888 ईस्वी में। प्रकाशन कहाँ से? द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशन है। फिर हमने एक बात की है कि 1888 ईस्वी में यह रचना द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब होता है? 1889 ईस्वी में होता है। फिर हमने प्रमुख विशेषताओं की बात की है। तो मूलतः यह आपकी जो रचना है ये मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। इस पुस्तक में केवल हिंदी के कवियों का ही विवेचन किया गया है। इस पुस्तक में संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चारण काव्य, धर्माश्रित काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेमाश्रित काव्य, प्रेम काव्य और राज्याश्रित काव्य। मतलब कौन से काव्य? दरबारी काव्य। आगे पढ़ेंगे इनको, देखिएगा। काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन करने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन है? तो वह है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन करते समय कुल 12 खंडों में से विभाजित किया था। 12 खंडों में विभाजित किया। उनमें नंबर 1 था चारण काल। कौन सा? चारण काल। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। क्या? जायसी की प्रेम कविता। फिर जायसी की प्रेम कविता तुलसीदास जी आ गए। तुलसीदास के बाद रीति काव्य। क्या? रीति काव्य। तुलसीदास जी के अन्य प्रवर्ती कवि बताया। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध। इस प्रकार से इन्होंने कुल 12 खंडों विभाजित किया। लेकिन वास्तविक रूप में ये इनका काल विभाजन न करके इनकी पुस्तक के अध्यायों का वर्गीकरण मात्र था और अत्यधिक लंबा काल विभाजन होने के कारण वर्तमान में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्य काल विभाजन नहीं है। और विशेष तत्व में इनका क्या क्या योगदान रहा है? तो इनका योगदान रहा है, एक तो इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में एक तो रचना लिखी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। भारतीय भाषाओं का इन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण किया 1902 से लेकर 1909 तक। और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी तुलसीदास पर कुल मिलाकर कितने निबंध लिखे? 12 निबंध लिखे, जिनका प्रकाशन यानी इनका सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्राच्य विद्या विशारदा वियना के द्वारा इनका सर्वप्रथम क्या किया गया? प्रकाशन किया गया था। और इन्होंने हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा से आविष्कृत भाषा कह करके क्या किया है? पुकारा है। तो इस क्लास के अंतर्गत हमने किसके संदर्भ में पढ़ा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा। एक एक को पढ़ते जाओ, एक एक को पढ़ते जाओ। जहां पर छोटे आएंगे वहां पर 2 को पढ़ लेंगे और एक एक को अच्छी प्रकार से आप तैयार करते जाए, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी प्रकार से तैयार करें, अच्छे प्रकार से लिखें और लिख करके अच्छी तरह से इन्हें क्या करते जाएं? तैयार करते जाएं, होते जाएंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो बात कर ली है वो कर ली है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।